नमस्कार। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर जो है वसीयत के ऊपर होगा और वसीयत के ऊपर ही आज जो है हम डिस्कस करेंगे। जरा सा बस 1 मिनट आपका लूंगा और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेक्चर नंबर हमारा 13 है और ऑफिशियल लेक्चर नंबर हमारा 204 है। तो ये लेक्चर नंबर 13 हमारा है विल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। हर मनुष्य के जीवन में एक ऐसा दौराव आता है, एक ऐसा टाइम आता है जब उसे अपनी संपत्ति के बारे में कुछ ना कुछ, जो उसके पास संपत्ति होती है उसके बारे में उसे कुछ डिसाइड करना होता है। क्योंकि रात दिन आदमी जवानी में एक संपत्ति के पीछे भागता है। संपत्ति के पीछे सारे झगड़े हैं, संपत्ति के लिए मारा काटा है। हर आदमी सोचता है संपत्ति संपत्ति संपत्ति, लेकिन बाद में हाथ में आता है कि संपत्ति हमारे साथ नहीं जाती और इसे हमें छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन इसके ऊपर झगड़े होते हैं कि अर्थात मरने के बाद आत्मा को शांति तब मिलेगी जब प्रॉपर्टी के ऊपर झगड़े ना हो। तो हर आदमी, एक हर हिंदू या मुसलमान, सिख या ईसाई, ये चाहता है जब प्रॉपर्टी कमा ली है और आदमी जईफ और बूढ़ा होने लगता है, उस पर कोई साधन नहीं होते, तो वो क्या सोचता है कि एक विल कर दूं। लेकिन हम लोग जल्दबाजी में ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिन्हें विल का पता ही नहीं कि विल कैसे हो, क्या करा जाए और विल की क्या कंडीशंस हैं, और विल उलझ जाती है। तो इस बारे में और विल के बारे में कोई नियम भी है भी तो पता नहीं है। विल रिवोकेबल भी है। तो ये सारी की सारी बातें कि विल कैसे हो, क्या हो, इसके बारे में सब वसीयत में, और एक आदमी अपनी प्रॉपर्टी का किस तरीके से कन्वर्ट करे, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा हिंदू लॉ के तहत। और एक और बता दूं मैं आपको बात को, इसके अंदर जो एक्ट लागू होता है, 2 प्रकार के एक्ट हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। अगर कोई व्यक्ति विल लिखकर मरता है तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के तहत उसकी विल के बारे में डिसीजन होता है। और आदमी जब बिना वसीयत लिखे मरता है तब उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत डिसीजन होता है, अथवा डिसाइड किया जाता है। तो यहां इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन इच्छा पत्र हिंदू लॉ में भी दिया गया, इसलिए उसको डिफाइन करने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं दोनों की हेल्प से करूं। इसे हिंदुस्तान में, क्या पूरे इंडिया में, वसीयत के नाम से, इच्छा पत्र के नाम से, कोड पत्र के नाम से, कोडोसिल्स के नाम से भी जाना जाता है। वसीयत, इच्छा पत्र, कोड पत्र, कोडोसिल्स अर्थात लिखित इच्छा पत्र। तो इस बारे में मैं आपको प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि कौन व्यक्ति वसीयत कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ चित हो। सेक्शन वगैरह सारी बाद में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और दोनों एक्टों को क्लियर करता हुआ चलूंगा। कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ चित हो, बालिग हो अर्थात वयस्क हो, ऑब्लिक मेजर हो, उसकी संपत्ति चल हो या अचल हो, उसका स्वामी हो, अर्थात उसके जीवन काल में वो संपत्ति उसके पास होनी चाहिए, तभी वो विल कर सकता है। मिथाक्षरा सहदायिकी का एक सदस्य सहदायिकी की संपत्ति में अपने अविभाजित हित का व्ययन इच्छा पत्र द्वारा कर सकता है, एवं महिला सहदायिकी भी ऐसा व्ययन कर सकती है, धारा 30 और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम। तो 4 कंडीशंस तो मैंने सर आपको ये बताई।
इन चार परिस्थितियों का व्यक्ति अपनी वसीयत कर सकता है। एक एक परिस्थिति ध्यान रखें, जब आदमी लज जाता है तो सारी प्रॉपर्टी लज जाती है, इसलिए इस वसीयत को समझ लें आज यहां पे। अब बात करते हैं इसी में, ये तो मैंने बताया उत्तराधिकार धारा 30 उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अब मैं बात करता हूं उत्तराधिकार, भारतीय उत्तराधिकार, वो तो था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1900, यह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925। उसका धारा 59 क्या कहती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सब वसीयत हुई हुई संपत्ति के मामले में इससे गवर्न करते हैं और बिना वसीयती के उसमें गवर्न करते हैं। स्वस्थ चित होना चाहिए। नंबर 2, वैसे कि अपनी संपत्ति को डिस्पोज ऑफ कर सकता है विल द्वारा। विल द्वारा ये सेक्शन कहता मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य करता हो, मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य करता हो, उसे नशा ना कराया गया हो, नशा देकर विल ना कराई जाए, वो बीमार ना हो, बीमार हो तो सोच समझ की शक्ति खत्म ना हो गई हो, या कोई ऐसा कारण ना हो कि वह क्या कर रहा है उसकी ये समझ में ना आए। तो ये 6 कारण दिए। देखिए, एक बहरा आदमी भी यदि वो इशारों से समझ लेता है तो विल कर सकता है, एक औरत भी विल कर सकती है, एक गुंगा भी विल कर सकता है, बनस्पति है कि उसके मस्तिष्क से वो समझ सकता हो। तो विल के लिए मैंने जो कंडीशन बताई है 59 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 की, एक तो ये कंडीशन आपको फुलफिल करनी चाहिए। और यही डिफेंस है, यदि कोई ऐसी खराब विल बना लेता है, नकली विल बना लेता है, तो आप इन चीजों को एज ए डिफेंस भी यूज कर सकते हैं। कि आगे बताऊंगा, वो भी बताऊंगा आपको, मैं सब कोशिश ये करूंगा सारी बताऊंगा आज आपको इसको। धारा 61 इंडियन सक्सेशन एक्ट क्या कहती है, कोई भी वो वसीयत शून्य होगी, कोई भी वो वसीयत शून्य होगी, अर्थात कोई भी वो विल शून्य होगी। नंबर 1, विल कराते वक्त कपट नहीं होना चाहिए। विल कर्ता से झूठ बोलकर विल नहीं कराई जा सकती। असमयक दबाव नहीं होना चाहिए। धोखाधड़ी रखकर विल नहीं कराई जा सकती। किसी पारिवारिक सदस्य को जान से मारने की धमकी देकर विल नहीं कराई जा सकती। भय के अंतर्गत रखकर विल नहीं कराई जा सकती। शारीरिक दुर्बलता के कारण समझ खो चुके व्यक्ति को विल नहीं कराई जा सकती, इसे नहीं करा सकती। बहकला फुसलाकर विल नहीं कराई जा सकती। यदि इन परिस्थितियों में विल कराई जाती है तो ऐसी विल वॉइड होती है, शून्य होती है। लेकिन ये सब बातें कोर्ट में सिद्ध करनी पड़ेंगी। विशेष बात इसमें ये धारा 61 मैंने बताई आपको, वो ये कहती है। धारा 60 की बात करते हैं। वसीयत के द्वारा गार्जियन भी अपॉइंट किया जा सकता है। धारा 60 में बता रहा हूं मैं आपको, वसीयत द्वारा गार्जियन भी अपॉइंट किया जा सकता है। विल फॉर गार्जियन भी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है, आदमी को लगता है कि वो अब बचेगा नहीं, मर जाएगा, तो वो अपनी वसीयत द्वारा भी गार्जियन अपॉइंट कर सकता है। अपने बच्चे के लिए किसी को गार्जियन बना सकता है। सेक्शन 62 रिवोकेशन ऑफ विल। यहां पहले ये बता दूं, विल लिखने वाला को ये शक्ति होती है कि वो जब भी चाहे विल लिख दे और जब भी चाहे विल कैंसिल कर दे। तो जो विल बाद वाली होगी और ठीक होगी, असमर्थ दबाव के बिना होगी, वो मान्य होगी।
विल के मामले में यदि आपने आज एक विल लिखी, आपका मन बदल गया, तो आप ये लिखते हुए कि मैं पहली वाली विल को कैंसिल करता हूं, दूसरी वाली विल का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात वो कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी बात, वर्तमान का कानून में विल का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है। विल का रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन आपको यदि एम्बिग्युइटी दिमाग में है तो आप कर सकते हैं। कारण क्या है? कई परिस्थिति ऐसी होती हैं, आदमी मरने वाला है, बीमार है, रजिस्ट्री ऑफिस तक नहीं जा सकता। ऐसे में हम ये आशा नहीं करते कि वो वहां तक जाए। हम दो आदमी मोहल्ले के इज्जतदार समझदार बैठे हों और उस पर दस्तखत कर दे कि हाँ हमारे साथ ये विल हुई है, सामने हुई है, तो विल मान्यता प्राप्त हो जाती है और वसीयतकर्ता उस पर दस्तखत करता है। अर्थात विल का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। ये बात आपके जहन में रख लें। ये इंडिया का बेसिक कानून है। रजिस्ट्रेशन ऑफ विल इज नॉट रिक्वायर्ड। करा लें बहुत अच्छा है, करा लें बहुत अच्छा है। अगर नहीं कराते तो भी कोई इफेक्टिव नहीं है। यदि उसको जो उसके अटेस्टिंग विटनेसेस हैं, अर्थात जो गवाह है जिनके साथ वो सामने विल लिख रहा है मरने वाला या लिखवाई जा रही है उसके मार्फत से, वो इज्जतदार रेस्पेक्टेबल सामाजिक व्यक्ति होने चाहिए और उनके सामने वो विल करी जाए, अर्थात वो प्रमाणित करें कि हाँ उनके सामने विल हुई है। दो गवाह। आगे चलते जरा। तो वसीयत कभी भी बदली जा सकती है, सेक्शन 62 नई वसीयत लिखकर। यह भी मैंने बता दिया कौन सी विल मान्य होगी, जो मृत्यु के ज्यादा निकट होगी। मान लो किसी ने 15 दिन पहले वसीयत लिखी, उन्हें लगा कि उनका वो लड़का बेकार है, काम नहीं कर रहा, या जिसके लिए लिख के वो नहीं लिखा। 15 दिन के बाद फिर एक वसीयत लिख दी, तो वो वाली वसीयत और उसका खंडन कर दिया पहली वाली का, तो जो और उसके तुरंत बाद मर गया, तो वो वैल्यूएबल होगी। लेकिन देखना ये होगा कि वो दूसरी विल धोखाधड़ी, छल कपट और प्रेशर में तो नहीं कराई गई। ये कोर्ट डिसाइड करेगी। विल के अटेस्टिंग विटनेस कौन होंगे, ये कम से कम इंपॉर्टेंट बात है। कम से कम 2 अटेस्टिंग विटनेस होने चाहिए। आपको केवल यही 2 बातें मिलेंगी, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगा जो मैंने सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय और डिफरेंट हाई कोर्ट्स में पढ़ा है, वो मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। मैं कहता हूं 2 तो कम से कम व्यक्ति होने चाहिए अटेस्टिंग विटनेस। रेप्यूटेड होने चाहिए, वसीयतकर्ता के जानकार होने चाहिए, वसीयतकर्ता का सत्य व ठीक नाम पता हो उनको, वसीयतकर्ता का सही नाम पता जानते हो। ऐसे व्यक्ति यदि वसीयतकर्ता की विल में होंगे तो वो विल एक स्ट्रांग विल होगी, अदरवाइज वीक विल होगी। एड्रेस गलत, बेकार विल। नाम पता सही नहीं, बेकार विल। तो जो अटेस्टिंग विटनेस हो कम से कम 2 हो, रेप्यूटेड हो, दरिद्र भूखे ना हो, इज्जतदार हो, रेस्पेक्टेबल हो, सोसाइटी में नाम सम्मान हो, जानकार हो वसीयतकर्ता के, सोसाइटी में नामी गिरामी खानदानी लोग हो। आपको ये बता रहा हूं, ये बातें चैलेंज होती है कोर्ट में, इन्हीं बातों पर डिसीजन आते हैं। वसीयतकर्ता का सत्य व ठीक नाम पता जानते हो, गलत एड्रेस नहीं होना चाहिए विल में। ये कंडीशंस बहुत जरूरी हैं। ये मैं आपको, ये कंडीशन कहीं बुक्स में नहीं है, केवल अटेस्टेशन विटनेस की 2 की है, लेकिन ये इंटरप्रिटेशंस ऑफ हाई कोर्ट्स है, उसकी कैपेबिलिटी देखी जाती है। मान लो आपने 2 अननोन आदमी पकड़े और विल करा ली, पैसे देके उनको, ना तो वो उसका एड्रेस ही सही जानते हैं। कई बार क्या होता है कि लोग गलत एड्रेस दे देते हैं, ये दिखाने के लिए। एक्चुअली क्या है, कोई औरत रहे तो अपने छोटे बेटे के पास रही है,
बड़े बेटी की नीयत खराब है, नंबर एक का शराबी है, जुआरी है, सटोरी है, जिंदगी में कभी कोई काम नहीं करा, उसे ले जाता है धोखाधड़ी से और विल करा लेता है और आके सारी प्रॉपर्टी लेके चुपचाप सांप की तरह बैठ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में और क्या है, उस विल के अंदर एड्रेस गलत है, गलत एड्रेस दिखाता है, ऐसा एड्रेस दिखाता है जो इससे सिद्ध हो कि उसका नहीं है। तो ऐसी विल चैलेंज होती हैं और उनमें नुकसान होता है। तो ये कंडीशंस आपको विल की कंपिटेंसी के लिए ध्यान रखनी चाहिए। सेक्शन 67, जो अटेस्टिंग विटनेस हो वो लालची किस्म के नहीं होने चाहिए। सेक्शन 67, और वो बिना पैसा धेला लिए उस विल पे दस्तखत करें। निष्पक्ष और इज्जतदार आदमी, मैंने बताया ना, पैसा लेके काम करने वाले नहीं, खड़े कर लिए 200 रुपए दे के, नहीं, नो, बेकार है। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी चाहिए विल के लिए, लालची आदमी नहीं, पैसे का लालची नहीं, बहुत धार्मिक कार्य है ये। 67 में ये प्रोहिबिटेड है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। धारा 75 पर बात करते हैं अब जरा, बहुत तेजी से चल रहा हूं, 1 मिनट नहीं खराब कर रहा आपका। विल के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत कहां से होती है, जब उसमें विल में एम्बिग्यूटी होती है। अगर आप किसी बच्चे को शेयर दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं, तो उन शेयर का पूरा ब्यौरा होना चाहिए और उस डेट में वो शेयर आपके खाते में होने चाहिए, आपके नाम से होने चाहिए। जिस डेट को शेयर उनका लाभांश दिया जा रहा है वो आपके नाम में होनी चाहिए, अर्थात उस संपत्ति का अस्तित्व होना चाहिए। नंबर एक बात, अगर आप पे 5 मकान है या 10 मकान है, जिस जिसको भी आप दे रहे हैं, जिस जिसको भी आप दे रहे हैं, उनका पूरा ब्यौरा होना चाहिए और एड्रेस होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद में, आपसे मतलब मेरा ये नहीं है, आपसे नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की बात चल रही है, अगर आपसे निकल जाए तो क्षमा चाहें, मैं तो कहूं आप लंबी आयु हो। वसीयत करता चाहता है यदि उसकी आत्मा को शांति मिले तो उसको हर चीज स्पष्ट करनी चाहिए, भले ही 4 दिन लगाए बिल कराने में, लेकिन हर प्रॉपर्टी की डिटेल खोल के लिखी जाए, ये बहुत जरूरी है। सेक्शन 75 ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट का एक एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर विल में स्पष्टता नहीं है तो फिर कोर्ट के ऊपर छोड़ना होगा, कोर्ट डिसाइड करेगी कि विल क्या कहना चाहती है, फिर पूरी विल पढ़ने के बाद डिसाइड किया जाएगा। अर्थात हम नहीं चाहते कि कोर्ट विल को इन्वॉल्व कर दिया जाए खामोखा कोर्ट में। आप जिसके नाम विल कर रहे हैं वो परेशान ना हो, उसको हक मिल जाए, इसलिए संपत्तियों का स्पष्ट ब्यौरा होना चाहिए, एम्बिगुटी नहीं होनी चाहिए। एम्बिगुटी विल को खराब करती है, विल पर शक कराती है, विल पर डाउट क्रिएट करती है। तो सेक्शन 75, विल मस्ट बी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। धारा 80, विल में अस्पष्टता, एम्बिग्यूटी दुष्प्रभाव डालती है। हर चीज स्पष्ट होनी चाहिए। संपत्ति कहां स्थित है, ये लिख देना कि मेरी सारी संपत्ति, सारी संपत्ति में ये भी तो बताओ कहां कहां संपत्ति है आपकी। पूरा हिंदुस्तान आपका नहीं है, पूरा वर्ल्ड आपका नहीं है। पहले तो ये सिद्ध करा जाए वो संपत्ति कौन सी है। ये धोखेधड़ी का धंधा होता है, साफ होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। जिसकी संपत्ति उसे पता नहीं है वो लिखवा नहीं रखा, दूसरे आदमी अपने नाम लिखवा लेते हैं, जो दूसरे उत्तराधिकारी हैं वो तो 4 प्रॉपर्टी तो किसी ने अपने नाम लिखा ली, 4 आपने लिखा ली, आपने सारे ही लिखा ली, क्या हो गया, कन्फ्रंटेशन और झगड़ा होगा। इसलिए संपत्ति का पूरा ब्यौरा स्पष्ट होना चाहिए। सेक्शन 80 भी कहता, सेक्शन 75 भी इसी बात पर जोर डालता। सेक्शन 75 ये कहता, जब उसमें स्पष्टता नहीं होगी तो फिर न्यायालय देखेगा, डिसाइड करेगा। सेक्शन 82 क्या कहता है,
जब एम्बिग्यूटी होगी, ये 75 और 80 सेक्शन वाली स्थिति होंगी, तो कोर्ट विल डिसाइड द फेट ऑफ ए विल आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू द कंटेंट्स ऑफ ए विल। तब विल पूरी पढ़ने के बाद डिसाइड की जाएगी कि उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। तो ये इसके लिए वैसी जो है, लेकिन जब कोर्ट ऐसा डिसीजन करेगी तो कोर्ट को निम्न बातें ध्यान रखनी चाहिए। मेरा कहना का मतलब यह है, पहली बात तो कोर्ट को पूरी की पूरी विल पढ़नी चाहिए, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। यह न्यायालय के लिए जरूरी है। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप भी जुडिशियल ऑफिसर बन सकते हैं। तो न्यायालय ये नहीं है, न्यायालय में जब आप देखिए, न्यायालय सम्मान्य है, सबको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन तब जब उसमें न्यायिक अधिकारी की शक्ति हो जाए। मैं भी न्यायिक अधिकारी हो सकता हूं, आप भी न्यायिक अधिकारी हो सकते हैं, लेकिन तब जब भारत सरकार हमें वो शक्ति डाल दे। लेकिन क्योंकि बन जाएंगे, तो इसलिए बनने से पहले आपके दिमाग में ये बात बैठालनी है हमें कि यदि आप न्यायिक अधिकारी बने हैं तो आपको पता होना चाहिए कि विल को डिसाइड सेक्शन 82 के तहत पूरी पढ़कर ही किया जा सकता है, टुकड़ों में नहीं। तो क्या क्या देखना चाहिए एक जज को, ये सुन लें। वसीयतकर्ता की स्थिति क्या थी, उसके पारिवारिक संबंध कैसे थे, यह सद्भावना की वह विशिष्ट अर्थ में शब्द का प्रयोग क्या करेगा, इन शब्दों के अंदर क्या कहना चाहता है, उसकी जाति तथा उसका धार्मिक मत किस विचारधारा का है, संपत्ति के डिवोल्यूशन के संबंध में उनकी या उनकी समाज की इच्छाएं और सामान्य विचार, ये बहुत जरूरी है, न्यायालय को ध्यान में रखने चाहिए। अब बात करते हैं सेक्शन 89 की। विल देखिए, आप तो इसे रिपीट कर करके भी सुन सकते हो, लेकिन मेरा काम है स्पष्ट करूं आपको। अनिश्चितता वाली विल वॉइड होती है। जिस विल के अंदर अनिश्चितता होती है वो शून्य होती है, क्योंकि कई बार विल में वसीयतदार समस्त संपत्ति हड़पना चाहता है, इसलिए विल के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर लिखवाता है, बनाता है, जिसके दो अर्थ हो जाएं। अर्थात स्पष्टता नहीं होती, क्या देना है, कितना देना है, कितने वजन का देना है, क्या चीज देनी है, ये बता रहा हूं आप इसको। ये मेरा जो ये है सिर्फ एक्ट पर आधारित नहीं है, मेरा ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की साइटेशंस का मिश्रण भी है। इसमें संपत्ति कहां स्थित है, संपत्तियों का ब्यौरा क्या है, केवल ये लिखे कि मेरी सारी संपत्ति चल अचल, ये विल टिकती नहीं। कई बार डिस्क्लोज, कोई दूसरा 5 प्रॉपर्टी लिखवा देगा, आपने ये लिखवा ली सब, जबकि सब में कौन कौन सी कहां है, क्या ब्यौरा है, पहले पता तो हो है भी या नहीं है। जब संपत्ति आई नहीं तो दोगे क्या से। विल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास उस समय विल करने का अधिकार हो, अर्थात उसके पास संपत्ति हो। अर्थात ऐसी वसीयतें जो एम्बिगुटी लिए हुए होती हैं, अनसर्टेन होती हैं और संपत्ति उस समय अस्तित्व में नहीं होती, ऐसी विल वॉइड होती है, बेकार होती है। अर्थात संपत्ति का स्पष्ट ब्यौरा होना अति आवश्यक है। तो ये आपका सेक्शन हमने बताया, सॉरी दोबारा रिपीट कर दिया, 89। कई बार क्या दिक्कत होती, मैं अपने भतीजे को दान देता हूं। वह भैया कौन सा भतीजा, तुम्हारे 2 भैया हैं या 4 भैया हैं, और मान लो उनके मोहन नाम के 2 लड़के हैं, मैं अपने भतीजे मोहन को दान देता हूं, और तुम्हारे जो भाई हैं उनके
उन्होंने मोहन ने नाम रखे दोनों के। तो यहां मोहन पुत्र सन ऑफ ये देना जरूरी है ताकि क्लियर हो जाए। मान लो मैं अपनी ये संपत्ति भांजी को देता हूं, मैं कौन सी भांजी, मैं किसकी लड़की, किसका लड़का, पिताजी का नाम लिखो, माताजी का नाम लिखो, तभी तो बात बने। कहां रहता है, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड जो है ना वो क्लियर होना चाहिए। भतीजा भतीजी से काम नहीं चलता, स्पष्ट होना चाहिए। यही बताना चाह रहा हूं उस वसीयत के मार्फत से। ये कंफ्यूजन करते हैं, कौन सा भांजा, उसका क्या नाम है, किसका पुत्र है, बड़े भाई का लड़का है या छोटे भाई का है, कौन सी भांजी है, भाई भांजे भतीजे की बात कर रहा हूं, क्या नाम है, उसके पिता का नाम क्या, ये सब बातें स्पष्ट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे और झगड़ा पैदा करेंगे ऐसी वसीयत। अगर खानदान में ऐसी वसीयत आ जाती तो झगड़ा पैदा होता है, मुकदमेबाजी चलती है, कन्फ्रंटेशन ही कत्ले गारत होता है। इसको रोकने के लिए विल सही होनी चाहिए। अटेस्टेशन ऑफ विल, इसके ऊपर दो बातें। AIR 1919 2019 सॉरी 19 सुप्रीम कोर्ट 5682 गणेशन वर्सेस कलजियम कलंजियम। वो वसीयत वैलिड होती है जिसमें अभिप्रमाणित करता अटेस्टिंग विटनेस ने विल लिखने वाले को के हस्ताक्षर जब वो कर देता है, उसके बाद उसकी उत्पत्ति में इच्छा पत्र को पढ़कर अभिप्रमाणित किया हो। एक व्यक्ति ने विल की, दस्तखत कर दिए, तो वो व्यक्ति आए जिन्हें वो करनी है, उस विल को पढ़ें अच्छी तरीके से और फिर उससे भी पूछ लें वसीयत करता से, क्या आपने यही बातें लिखी हैं, क्या आप यही कर रहे हो। अटेस्टेशन का कोई मेथड लॉ में प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। जब लॉ में प्रिस्क्राइब नहीं है तो आप कहां से लेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट की गाइडेशन से ही निकालेंगे, इंटरप्रिटेशन से ही ये मीनिंग निकालेंगे, अदरवाइज कहीं से नहीं निकाल सकते। तो क्या है AIR 1919 सुप्रीम कोर्ट 5682 पेज पे कितनी बढ़िया कहता है। अटेस्टेशन करने वाले विटनेसेस को उसको पढ़ना चाहिए और पढ़कर अभिप्रमाणित किया था और साथ साथ उससे पूछ भी लेना चाहिए। ये पूछने वाली तो मैं बात बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना कहा, वो पढ़ देता हूं। वो वसीयत वैलिड होती है जिसमें अभिप्रमाणन कर्ताओं ने निष्पादन कर्ता के हस्ताक्षरों के बाद एवं उसकी उपस्थिति में इच्छा पत्र को पढ़कर अभिप्रमाणित किया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ये वर्ड्स है, मैं इसमें अपने शब्द नहीं घुसेड़ता, मैं एक्स्ट्रा शब्द आपकी मजबूत विल के लिखे कि उसको भी पढ़कर बताई गई कि देखो जनाब आप इस बारे में कर रहे हो, तो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। लेक्चर पूरा नहीं हो पाएगा, 29 मिनट हो चुके हैं। तो विल के विषय में अटेस्टिंग विटनेस बहुत वैल्यू रखते हैं। तो अटेस्टिंग विटनेस बहुत सॉलिड, बहुत समझदार होने चाहिए और ऐसे कच्चे लोग ना हो जो अगर दूसरी पार्टी थोड़े से पैसे दे दे तो टूट जाए। बिकाऊ नहीं होने चाहिए। देखो मैं ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी होती है ना, दूसरी पार्टी से खरीदे जाते हैं, विटनेसेस पे बिकते हैं। विल बहुत कच्चा काम है, मैं तो कहता हूं करानी नहीं चाहिए, ना करनी चाहिए।
लेकिन लोग सरकारी टैक्स बचाने की वजह से ये सब करते हैं, क्योंकि इस पर टैक्स नहीं लगता उस समय। उस टैक्स को अवॉइड करने के लिए विल कराते हैं। मैं कहता हूं टैक्स दे के कराओ जो काम कराना है। टैक्स देने के काम मजबूत होता है। टैक्स की चोरी राष्ट्र के लिए भी नुकसानदायक है और आपके भविष्य के लिए भी नुकसानदायक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे फिर डिस्कस करता हूं आपसे विल को सेकंड पार्ट में। बहुत लंबा टॉपिक है और मैंने लंबा जानबूझ के किया है, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे कि आपकी लाइफ के लिए कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट नहीं, पब्लिक इंटरेस्ट ऑफ होल इंडिया, और ये वर्ल्ड में पाई जाती है विल।